वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू नालंदा अकेडमी। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें एम लक्ष्मीकांत यानी कि इंडियन पॉलिटी की बुक का हम टोटल रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हर एक वीडियो में आपको 2 से 3 चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें इस वीडियो में लाता हूँ और आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि हमारे देश के संविधान में ज़्यादातर चीज़ें किसी न किसी देश के संविधान से ली गई हैं। जहाँ से जो अच्छा मिला हमने वहाँ से ले लिया। इसलिए हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उधार का थैला भी कहा जाता है ना, उधार का थैला भी कहा जाता है। और आपको मालूम ही होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने लगभग 70% चीज़ें ली हुई हैं। कितनी? 70% चीज़ें हमने एज इट इज ले ली हैं। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं हमने कई देशों के संविधानों से एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसे एज इट इज न एक्सेप्ट करके हमने उसको अपने देश की ज़रूरत के हिसाब से, अपने देश की स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से उसको मॉडिफाई करते हुए उसे अपनाया है। तो सेम इसी तरह हमने नीति निर्देशक तत्वों को भी अपने किसी देश के संविधान से लिया है। तो आपको बताना है कि यहाँ कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से या फिर पूर्व सोवियत संघ से। दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी। हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को या नीति निर्देशक तत्वों को DPSP को कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से लिया है। कहाँ से? आयरलैंड से सॉरी। तो हमने इन्हें आयरलैंड से लिया हुआ है। चलिए, तो आपका ये ऑप्शन सही है। अब आपको ये बताना है, आपको मालूम ही होगा कि हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं आपको। तो यदि हम बात करें कहाँ से कहाँ तक की, तो हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, पहले तो आपका इसका बी ऑप्शन सही है। सॉरी, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो ये हमारे आते हैं दोस्तों 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 आर्टिकल तक आते हैं। कहाँ से? 36 से 51 तक आते हैं। और यदि हम भाग की बात करें तो ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। कहाँ पे वर्णित है? भाग 4 या पार्ट 4 में इनके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन बी है। आयरलैंड से लिया नीति निर्देशक सिद्धांतों को। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इन्हीं की बात की गई और इस संविधान के भाग 4 में वर्णित है। तो इस प्रकार आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? ठीक है, किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को, ये DPSP को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? आपके ऑप्शन है एच कुंजरू, नहीं, गलत है। के कामत, ये भी गलत है। HV कामत, ये भी गलत है। KT शाह, तो ये सही है। किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका था? ये जो स्टेटमेंट है KT साहब का था। किसका था? KT शाह, ठीक है, KT शाह जी का था। और उन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने जो हमारे DPSP हैं, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको बैंक की सुविधा के अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो इस प्रकार आपका इसमें क्या ऑप्शन सही? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसे आप स्टेटमेंट याद रखिएगा कि इन्होंने, किसने कहा था? तो इन्होंने KT शाह साहब जी ने ये कहा था, स्टेटमेंट दिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन संघ समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन संघ समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, प्रस्तावना या नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है डी, नीति निर्देशक तत्व अथवा DPSP जो है वो हमारे देश के संविधान में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए? जैसे कि आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था सॉरी, कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है, वो किसके लिए दिए गए हैं? वो दिए गए हैं नागरिकों के लिए। किसके लिए? सिटीजन्स के लिए ऑफ द इंडिया। ठीक है, नागरिकों के लिए दिए गए हैं, जिसमें इंडिया के सिटीजन्स और बाहर के भी हैं। जिसमें इंडिया के सिटीजन्स तो हैं ही, साथ ही बाहर के सिटीजन्स भी हैं। हाँ, बाहर के सिटीजन्स को सारे अधिकार नहीं मिलते हैं, बट सारे जरूरी अधिकार उनको भी मिलते हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन से अधिकार सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए और कौन से बाहर के लिए है। ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो है। तो यहाँ पे अब बात कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्व की। नीति निर्देशक तत्व का महत्व क्या था? ये किसके लिए प्राप्त है, किसको दिए गए हैं या किसके लिए बनाए गए हैं? आपके ऑप्शन है नागरिक, राज्य, समाज, संघ। तो उसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? उसका सही ऑप्शन है बी,
राज्य, यानी नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य के लिए बनाए गए हैं। राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह एक समाज कल्याणकारी समाज की स्थापना करे। राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह सभी को समान अवसर दे। राज्य का ये कर्तव्य होगा कि सभी को वह प्रसूति का जो जो प्रसूति अधिकार है उसके लिए फ्री में ट्रीटमेंट का अधिकार दे। ऐसे बहुत सारे अधिकार है। ग्राम पंचायतों का गठन करना, ये सारे किसके लिए है? ये कहीं ना कहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं या DPSP हैं, किसको दिए गए हैं? ये राज्य के लिए दिए गए हैं। किसके लिए दिए गए हैं दोस्तों? ये राज्य के लिए दिए गए हैं। तो इस प्रकार आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू? ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कई बार, क्योंकि भारत में सिर्फ अकेला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता है। इसके अलावा और किसी भी राज्य में समान नागरिक संहिता अलाउ नहीं है या फिर नहीं पाई जाती है। तो ये कौन सा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है गोवा, केरल, मेघालय और गुजरात। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों उसका? सही ऑप्शन है गोवा। गोवा अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पे समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है। बाकी इसके अलावा कहीं पे भी समान नागरिक संहिता अलाउ नहीं है या फिर लागू नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हुआ? इसमें आपका ए ऑप्शन सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में? यानी भारतीयों के लिए समान नागरिक संहिता की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 46। तो उसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 44, यानी कि आर्टिकल 44 जो है, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। एक समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। इसके आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में, अब हमने DPSP देख लिया, हम मूल कर्तव्य की बात करेंगे। तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों कि मूल कर्तव्य जो है क्या है। पहले तो हम बात करते हैं कि कहाँ से लिया हमने मूल कर्तव्यों को। आपके ऑप्शन क्या क्या है? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से, पूर्व सोवियत संघ से। तो हमने ये लिए हैं पूर्व सोवियत संघ से। कहाँ से लिया हमने दोस्तों? ये हमने लिए हैं पूर्व सोवियत संघ से। तो आपका डी ऑप्शन सही है। अब आपको बता दूं कुछ थोड़ा बहुत मूल कर्तव्य के बारे में। तो जो मूल कर्तव्य है उन्हें भाग 4A में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? भाग 4A में रखा गया है। यदि हम बात करें आर्टिकल की तो इसे 51A में रखा गया है। ठीक है, 51A में रखा गया है। यदि हम बात करें इनके कब जोड़ा गया है, तो इन्हें जोड़ा गया है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब कितने हैं हमारे मूल कर्तव्य? तो हमारे मूल कर्तव्य हैं 10। कितने हैं? 10। लेकिन अब 11 हो गए हैं। ठीक है, करंट में कितने हैं? 11 हैं करंट में। कैसे? तो देखिए अभी कितने हो गए हैं? अभी हो गए हैं 11। अब 11 कैसे हो गए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 86वें संविधान संशोधन, कौन सा? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 यानी 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है। और इस प्रकार अब 11 हो गया, जिसमें ये लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये किसका कर्तव्य होगा? ये सरकार का कर्तव्य होगा। सरकार का दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराए। और ये 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 86 यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, संविधान में से जगह दी गई। और 51 आर्टिकल कितना? आर्टिकल 51A के तहत ही इसको भी जोड़ा गया है, रखा गया है। तो इस प्रकार आपका इसमें डी ऑप्शन सही था और इसकी बाकी जानकारी दी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ वापस रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के बाद जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में पहले, आपको मालूम ही होगा कि भारतीय संविधान में पहले मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, भारतीय संविधान में पहले मूल कर्तव्य नहीं थे। इन्हें किसी समिति की अनुशंसा के बाद जोड़ा गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2 बार जोड़ा गया, एक बार 42वें संविधान संशोधन द्वारा, एक बार 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, यहाँ 76 में, यहाँ 2002 में। ठीक है, यहाँ पे 10 जोड़ा गया और यहाँ पे 1 जोड़ा गया। तो इन्हें जोड़ा गया है बाद में। ठीक है, तो अब किस समिति की अनुशंसा है, किस समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया है? तो आपके ऑप्शन है कोठारी समिति, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कोठारी समिति नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, तो ये गलत है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, स्वर्ण सिंह समिति। यानी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही इनको जोड़ा गया था। किसने जोड़ा था? तो उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और आपातकाल लगा हुआ था देश में। उस समय जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था, तब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी जी ने इन्हें संविधान में जोड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को लिखा गया है? ये मैं आपको पिछले बता ही चुका हूँ, पिछले भी क्वेश्चन में। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है इसमें? आपके ऑप्शन है 50A, 51A, 52A और 49A। तो सही ऑप्शन क्या है इसका दोस्तों? बी, 51A। 51A में जोड़ा गया है। और भाग मैंने बताया आपको, भाग क्या है? 6 लग गया। भाग है 4A। ठीक है, भाग 4A
ए, ये नहीं होगा, ये 6 लिख गया है, भाग 4 ए मैंने रखा गया है। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन क्या सही है, इसका ऑप्शन सही है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य जोड़े गए हैं। अभी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पीछे वीडियो में ही। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन गलत है, 62वां संविधान संशोधन ये भी गलत है, 87वां संविधान संशोधन ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वां कर्तव्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, कैसी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य। और ये प्रदान करना किसका दायित्व होगा, तो ये से प्रदान करना सरकार का दायित्व होगा। इस प्रकार इसमें आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद। सॉरी, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है डी, संसद। जो भारत की संघीय व्यवस्था है उसमें इसको संसद के नाम से जाना जाता है। जो संघीय व्यवस्था में जो विधायिका है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो विधायिका को, भारतीय संघीय व्यवस्था में विधायिका को किस नाम से जाना जाता है, संघीय व्यवस्था में विधायिका को संसद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा अथवा लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा अथवा लोकप्रिय सदन कहा जाता है। आपको सबको पता ही होगा इसका आंसर दोस्तों क्या है, ए, यानी कि लोकसभा, ना कि राज्यसभा को, ना ही दोनों को। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो सॉरी, ये तीनों सही गलत हो गए आपके, और इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। तो इसका आपका लोकसभा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल है, यानी भारतीय संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। भारतीय संसद का निर्माण किन किन लोगों से मिलकर होता है। केवल लोकसभा गलत है, भारत केवल राज्यसभा ये भी गलत है, लोकसभा और राज्यसभा कह सकते हैं बट अभी पूरा सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी, यानी भारतीय संसद जो है इन तीनों का मिश्रण होती है। किसका, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। क्योंकि कोई भी विधेयक जो होता है वो लोकसभा पहले पास होता है, फिर राज्यसभा जाता है, या राज्यसभा में है तो फिर लोकसभा में जाता है, और इन दोनों से पास होने फिर वो राष्ट्रपति के साइन होने के लिए जाता है। जब उस पर राष्ट्रपति की साइन और मुहर लग जाती है भारत सरकार की, तभी वो विधेयक कानून बन पाता है। ठीक है, तभी वो बिल क्या है, कानून बन पाता है। तो इसलिए जब संसद की बात करते हैं तो संसद में तीनों लोग आते हैं, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस प्रकार इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है, अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। आपके ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार। तो सही ऑप्शन है दोस्तों 3 बार। अब तक के इतिहास में संसद में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहली बार दहेज के लिए बुलाई गई है, दहेज निषेध विधेयक के लिए। ठीक है, दहेज के लिए बुलाई गई थी, कब बुलाई गई थी, 1961 में। फिर दूसरी बार कब बुलाई गई सॉरी, बैंकिंग सेवा अधिनियम के लिए बुलाई गई थी, कब बुलाई गई थी, 1978 में। और तीसरी बार बुलाई गई थी टेररिज्म में। ठीक है, एंटी टेररिज्म के लिए बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी ये बुलाई गई थी 2002 में। तो कुल मिला के 3 बार बुलाई गई है, 61 यानी 61 में, 78 में और फिर 2002 में। तो 3 बार अब तक इसको संसदीय बैठक को बुलाया गया, संसदीय संयुक्त बैठक को बुलाया गया। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है। संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको पता ही होगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना कि राज्यसभा का सभापति। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो सॉरी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसमें आपका डी ऑप्शन इसलिए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, शून्यकाल जो है भारत को, संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। क्या है, शून्यकाल जो है वो संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। इसमें आपका ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न विधेयकों में से किसका भारतीय संसद में दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना आवश्यक है। विशेष बहुमत से पास होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा विधेयक है जिसे दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पास करना होता है। आपके ऑप्शन है साधारण विधेयक, बिल्कुल नहीं, धन विधेयक, बिल्कुल नहीं, वित्त विधेयक, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा विधेयक बचा, संविधान संशोधन विधेयक। क्योंकि साधारण विधेयक तो नॉर्मल बहुमत से पास हो जाता है, उसके नाम से समझ में आ रहा है कि साधारण विधेयक है, तो नॉर्मल बहुमत से ही पास हो जाएगा। धन विधेयक ऐसा होता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों ये क्या है कि लोकसभा से पास होते हैं, लेकिन राज्यसभा
पे इनका कोई ज़्यादा हक नहीं होता है। यदि पास करते हैं तो ठीक है, रिकमेंडेशन देते हैं कुछ सुधार की तो वो भी ठीक है, फिर लोकसभा के ऊपर तो होता है मानना नहीं मानना। अदरवाइज ये कुछ भी नहीं करते तो 14 दिन के भीतर उसे पास माना जाता है। तो इस पर भी इनका कोई राज्यसभा का अधिकार नहीं होता। तो कौन सा हुआ, संविधान संशोधन विधेयक ऐसा होता है जिसे दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा अलग अलग पास करना आवश्यक होता है। इसके केस में आप संयुक्त बैठक भी नहीं बुला सकते, ठीक है, संयुक्त बैठक भी नहीं बुला सकते, आपको अलग अलग पास करना होगा दोनों सदनों से। तो इस प्रकार आपका इसमें क्या ऑप्शन सही है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। यानी कि आपको जब सरकार भारत की संचित निधि से धन निकलती है, धन का निर्गमन करती है, धन को निकालती है, धन को यूज करने के लिए निकालती है, तो उस पर किसका नियंत्रण होता है, कौन इस पर नियंत्रित करता है उसको। आपके ऑप्शन है महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, गलत है, ठीक है। इसका काम होता है, ये धन की निकासी में इसका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, धन की निकासी में इसका कोई अधिकार नहीं है। निकलने के बाद कितना पैसा कहाँ यूज किया गया वो भी इसका ये अधिकार नहीं है कि कहाँ कितना यूज कर रही है। यूज करने के बाद ये पैसा यूज होने के बाद फिर इसका अधिकार आता है कि वो चेक करती है कि पैसा सही तरीके से और सही जगह पे यूज किया गया है या नहीं, ठीक है। तो इसका नियंत्रण नहीं है, कहने के लिए नाम जरूर है कि महानियंत्रण एवं महापरीक्षक, पर इसका नियंत्रण अब नहीं रहा, पहले था लेकिन इसका नियंत्रण छीन लिया गया। अब ये सिर्फ महालेखा परीक्षक बनकर रह गया है, यानी कि सिर्फ उसका जो है लेखा परीक्षण करती है, जो अकाउंटिंग जो खर्च किया गया पैसा, जो पैसा जहाँ पे लगाया गया है उसका सिर्फ लेखा परीक्षण करती है, उसका नियंत्रण नहीं है इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसका सिर्फ काम लेखा परीक्षण करना होता है, ना कि नियंत्रण करना। तो नियंत्रण किसका होता है, वित्त मंत्री का, इसका भी नहीं होता है क्योंकि तो खुद सरकार है ना, तो इस पर तो हो ही नहीं सकता। अधिकृत मंत्री ये भी नहीं होता, इधर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि मंत्री खुद है ना, तो इनका नियंत्रण कैसे हो सकता है, क्योंकि इनका नियंत्रण हो गया तो फिर तो कितना भी खर्च करेंगे तो कौन बचा, संसद। तो यानी कि कह सकते हैं कि संचित निधि के धन से धन निर्गमन पर संसद यानी कि विधायिका का अधिकार होता है। वो पूरा इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि सरकार ये जो कार्यपालिका है वो जनता के पैसे का या टैक्स पेयर के पैसे का सही तरीके से यूज करे, मिस यूज ना करे, अननेसेसरी या अन्यथा उसको खर्च ना करे, बल्कि सही तरीके से सोच समझ कर और अच्छे से खर्च करे, फिजूल खर्ची ना करने पाए। तो ये संसद का काम होता है, ठीक है। तो उस पर संसद का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को इसमें से किस नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। अनुक्रियाशील सरकार, गलत है। उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार, गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है, उत्तरदायी सरकार। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसी, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसलिए संसदीय प्रणाली वाली सरकार को लोक उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि सभी चैनलों पर से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आरक्षक का पेपर आने वाला है तो मन लगाकर पढ़ाई करें और वैक्सीन नहीं लगी तो वैक्सीन लगवा लें एज सुन एज पॉसिबल और अपने घर वालों को भी वैक्सीन लगवा दें और अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।